सुख चैन की ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा। महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूं पर्वत घर मेरा। मेरी टूटी शमशीरों पे तुम्हें आज हंसी आ जाती है, कल आंखें धुआं हो जाएंगी जब देखोगे जोहर मेरा। नमस्कार। क्या किसी हत्या के आरोपी पर कोई सभ्य समाज फक्र महसूस कर सकता है? ये सुनने में आपको काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल आज मैं जिस व्यक्तित्व के बारे में बात करूंगा वो बहुत खास इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक समय पर उन्होंने तालिबानी आतंकवादियों को चुनौती देकर अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाने का हैरत अंगेज काम किया। और ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, ये बिल्कुल फिल्मी दुनिया की तरह था। दरअसल शेर सिंह राणा इस देश की सुर्खियों में सबसे ज्यादा तब आते हैं जब उन पर इल्जाम लगता है फूलन देवी की हत्या का। वो फूलन देवी जिन्होंने उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बेमई गांव में 22 लोगों को लाइन में लगाकर गोली मारी थी और उसके बाद समाजवादी पार्टी के टिकट से सांसद रहती है। इतिहास के कुछ पन्ने पलट कर देखते हैं। जब भी आपने चंबल के डाकुओं का नाम सुना होगा तो जरूर फूलन देवी का नाम ज़हन में जरूर आता होगा। दरअसल फूलन देवी जब 11 वर्ष की थी तो इनका विवाह एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ कर दिया गया था और ससुराल द्वारा काफ़ी परेशान भी किया जाता था। इन चीज़ों को लेकर फूलन देवी काफ़ी परेशान थी और वापस अपने घर आ जाती, जहाँ पर अपने पारिवारिक रंजिश के तहत उन्हें कुछ समय जेल में रहना पड़ता है। और कहा यह भी जाता है कि जेल में उनके साथ काफ़ी अत्याचार किए जाते हैं और अत्याचार नहीं बलात्कार भी किया जाता है। खैर, इसके बाद कहानी शुरू होती है फूलन देवी की और फूलन देवी चंबा में चली जाती है। चंबा में डाकुओं का साथ मिलता है, डाकू इधर से मारे जाते हैं उधर से मारे जाते हैं, लेकिन फूलन देवी उभर कर सामने आती है और एक दिन उसी गांव में वापस जाकर अपने ससुराल में वापस जाकर अपने पति की हत्या कर देती हैं और कहती हैं कि अगर इस गांव में या इस इलाके में कोई भी बच्ची से शादी करेगा तो उसका परिणाम ऐसा ही भुगतना पड़ेगा। खैर, सिलसिला चलता रहता है और कहा यह भी जाता है कि उत्तर प्रदेश के बेमई गांव में फूलन देवी 14 फरवरी 1981 को, इत्तेफाक से ये वैलेंटाइन डे का डे भी है, तो फूलन देवी उनके गांव जाती हैं और एक शादी के समारोह में दस्तक देती है। वहाँ पूरे गांव के लोगों को बुलाया जाता है और रंजिश के तहत जिन लोगों से उनकी रंजिश थी उनको लाइन में लगाकर 22 लोगों के लाइन में लगाकर गोली मार दी जाती है। इसके बाद फूलन देवी पुलिस के चंगुल से बाहर ही रहती, यानी कि आसानी से पकड़ नहीं आती। तो मौजूदा सरकार काफ़ी कोशिशें करने के बाद कुछ शर्तें फूलन देवी की कबूल करती, जिसमें कि कुछ रोचक शर्तें थी। वो इस तरह थी कि उनके भाई को सरकारी नौकरी दी जाए, उनके किसी भी सहयोगी को, उनके किसी भी साथी को फांसी की सज़ा ना दी जाए। खैर, तमाम कोशिशों के बाद फूलन देवी से केस वापस ले लिए जाते हैं और फूलन देवी संसद में दस्तक दे देती। यही शुरू होता है शेर सिंह राणा का सफर। दरअसल ये बात 15 जुलाई 2001 की थी, जब फूलन देवी संसद से अपने आवास पर जा रही थी। जैसे ही अपने आवास के बाहर पहुंचती हैं, एक कार आती है और कार से 3 युवक, नकाबपोश युवक उतरते हैं और फूलन देवी को मौत के घाट उतार देते हैं। फूलन देवी की हत्या का पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। ठीक 2 दिन बाद पूरी नाटकीय तरीके से देहरादून पुलिस के सामने सरेंडर किया जाता है शेर सिंह राणा द्वारा और अपना गुनाह कबूल कर लिया जाता है। शेर सिंह राणा कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने ही फूलन देवी की हत्या की थी, लेकिन कोर्ट के उनके स्टेटमेंट इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं और उनका कहना है कि उन पर दबाव बना गया था पुलिस द्वारा, इसलिए वो स्टेटमेंट दिए गए थे। खैर, उसके बाद शेर सिंह राणा सबसे सुरक्षित जेल, जिसको देश की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, तिहाड़ जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और तिहाड़ जेल के भी हाई सिक्योरिटी वार्ड में शेर सिंह राणा को भेजते हैं, जहाँ पर उनके साथ कुछ तालिबानी आतंकी भी होते हैं। और उन दिनों एक सिलसिला देश में चल रहा था कि हिंदू के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाई जाए, क्योंकि 800 सालों तक
ये काम अब तक कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सीक्रेट एजेंसी नहीं कर पाई थी। शेर सिंह राणा एक दिन अखबार में पढ़ रहे थे और आरएसएस द्वारा, तमाम संगठन द्वारा मांग उठाई जा रही थी पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने। ये खबर देखकर शेर सिंह राणा चाहते थे कि अस्थियां वापस लाई जा सकें उनके द्वारा, लेकिन तालिबानी आतंकी उनकी मजाक बनाते हैं और उनको चुनौती भी देते हैं कि अफ़गानिस्तान से आपकी सरकार या आप अस्थियां वापस नहीं ला सकते। उसके बाद जेल में तमाम कैदियों के सामने वो बात करते हैं और अपनी बात रखते हैं कि ये अस्थियां वापस लाना असंभव सरकार के लिए क्यों हुआ है। खैर, वहाँ भी तमाम तरह की बातें होती हैं। जेल में तमाम कैदी जो आरएसएस से संबंधित थे, हिंदू संगठन से संबंधित थे, उनसे शेर सिंह राणा बात करते हैं और उनके सामने बात रखते हैं। वहाँ भी इनको कहा जाता है कि आप पर जो एलिगेशन लगे हैं, आप पर जो जुर्म लगाया गया है, अगर उसकी सज़ा उम्र कैद हुई तो आप ये कैसे संभव कर पाएंगे। लेकिन शेर सिंह राणा इन सब बातों से अनभिज्ञ होकर आगे बढ़ते हैं और एक देश में सबसे बड़ी वारदात, सबसे बड़ी फरारी अब तक की मानी जाती है। शेर सिंह राणा जेल से फरार हो जाते हैं और नेपाल, बांग्लादेश के रास्ते, दुबई के रास्ते सीधा पहुंच जाते हैं अफ़गानिस्तान। ये सब कुछ बिल्कुल नाटक के तरीके से किया जा रहा था। एक फर्जी पासपोर्ट बनाया जाता है संजय गुप्ता के नाम से और दस्तक दे देते हैं अफ़गानिस्तान में शादाब खान ठेकेदार के नाम से। वहाँ पर रेकी करते हैं और 2-3 महीने के बाद शेर सिंह राणा एक वीडियो के सबूत के तौर पर और अस्थियां वापस लाते हैं पृथ्वीराज चौहान और 2006 में वापस सरेंडर भी कर देते हैं। हालांकि इसके बाद उनके तमाम साथियों को फूलन देवी हत्याकांड से जोड़कर बरी कर दिया गया और हालांकि उनके सभी साथियों को बरी कर दिया गया और शेर सिंह राणा को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन तब तक शेर सिंह राणा हाई प्रोफाइल केस में आ चुके थे और उन्होंने हाई कोर्ट में गुहार लगाई, हाई कोर्ट में अपील की। अभी ये मुकदमा हाई कोर्ट में लंबित है। किसी को भी अपराधी कहने से पहले उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। खैर, तमाम नैतिक दलीलों के आधार पर शेर सिंह राणा अभी जमानत पर बाहर हैं और उनका कहना है कि फूलन देवी की जो बहन है, उनके स्टेटमेंट ये थे, कोर्ट में स्टेटमेंट फूलन देवी की बहन ने दिए थे कि जिस वक्त फूलन देवी की हत्या हुई, शेर सिंह राणा उनके साथ उनके आवास पर, उनके कार्यालय में मौजूद थे और अभी भी शेर सिंह राणा की पार्टी में मुन्नी देवी का, यानी फूलन देवी की बहन का अच्छा खासा रोल माना जाता है। खैर, हाल फिलहाल में शेर सिंह राणा विधानसभा चुनाव 2022 में दस्तक दे देते हैं और उत्तराखंड में हरिद्वार जिले की 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर देते हैं। खैर, देखना ये है कि क्या कितने कामयाब हो पाएंगे, कितने नहीं हो पाएंगे। बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास वो कर रहे हैं और लगातार सेंध मार रहे हैं अपने राजनीतिक करियर में। खैर, उनकी पार्टी कितनी सीट निकालेगी, कितनी नहीं निकालेगी, ये तो भविष्य के घर में छिपा है। लेकिन जो मुख्य पार्टियां प्रदेश की हैं, उनके समीकरण बिगाड़ने में जरूर कामयाब हो सकती है।